क्राइम की दुनिया में कई ऐसे मर्डर्स होते हैं जिसमें कुछ मर्डर्स ऐसे हैं जहां एक बच्चा इन्वॉल्व होता है और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कई सालों की मेहनत और कोशिश के बाद भी खुद ही पकड़ा नहीं जाता। और आज जो केस मैं आपके सामने लाया हूं, इस केस की सबसे डिफ़िकल्ट और इंटरेस्टिंग बात केस के इन्वेस्टिगेटर्स के पास ये थी कि वो इस बच्चे के बॉडी को आइडेंटिफाई कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं। फरवरी 26, 1957 में यूएस के ला साल यूनिवर्सिटी के बाहर सड़क पर चलते हुए दो लेडीज को एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर डॉल जैसा कुछ रखा हुआ दिखता है और वो तुरंत फिलाडेल्फिया पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं। जिसके बाद जैसे ही वहां पुलिस पहुंची, उन्होंने जब सड़क के किनारे पड़े हुए इस बक्से को चेक किया तो वो डॉल न होकर एक बच्चे की डेड बॉडी थी। जिसके बाद बच्चे की बॉडी की मेडिकल एग्जामिनेशन होती है जिसमें उन्हें बच्चे की एज 4 से 6 साल होने का अंदाज़ा लगाया जाता है और उन्हें उसकी बॉडी इस हद तक कमज़ोर हालत में मिलती है जहां उसके शरीर की हड्डियां दिख रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात थी कि उन्हें उसके बॉडी में कई जगह पर कट्स तो कई जगह पर चोट के निशान मिले और उसके एंकल में सर्जरी के प्रोसीजर करने के गवाह भी थे। पर उस पूरे इलाके में किसी भी लड़के के मिसिंग कंप्लेंट की ही नहीं गई थी। और क्योंकि बच्चे की आइडेंटिटी करना ज़रूरी था, पुलिस ने फिलाडेल्फिया मैगजीन वालों से 4 लाख से ज़्यादा फ्लायर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा। और इस फ्लायर्स में बच्चे के 3 फोटोज थी। एक वो ब्लैंकेट वाली पिक जिसके साथ उसकी बॉडी ढकी हुई थी, दूसरा वो बक्से का डिस्क्रिप्शन और उसके साथ उसकी फोटो, और तीसरा एक ब्लू कैप जो बच्चे ने पहना था। और फिर उन्होंने एक और तरकीब अपनाई जहां उन्होंने एक पीडियाट्रिक मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश करवाई जिससे कम से कम उन्हें वो डॉक्टर तो मिल जाए जिसने उस बच्चे का सर्जरी किया था। बट जैसे हर खूनी ये नहीं मानता कि उसने खून किया है, यहाँ पर भी वो खूनी आया ही नहीं। जिस पे इन्वेस्टिगेटर्स ये मानते हैं कि या तो उस डॉक्टर ने वो आर्टिकल पढ़ी ही नहीं या तो उसे पढ़ने के बाद भी वो सामने नहीं आया। फिर उन्होंने उस बक्से के बायर्स को आइडेंटिफाई किया, यहाँ तक कि उस ब्लू कैप के मैन्युफैक्चरर्स का पता लगाया। बट इसे आप संजोग समझे या कुछ और, जिस व्यक्ति ने उस कैप को खरीदा था इसका रिकॉर्ड उनके पास था ही नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स की एक और उम्मीद थी उसके फिंगरप्रिंट्स, जिसके लिए उन्होंने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बिल केली को बुलवाया कि वो इस बच्चे के आइडेंटिटी को पता लगाए। बिल को भी इस केस में इंटरेस्ट इतना आया कि उसने इस केस को सॉल्व करने के पैसे भी नहीं लिए। और जब फिंगरप्रिंट से बात नहीं बनी तो उसने 11,000 बच्चों के पासपोर्ट से बच्चे के फेस को मिलाकर देखा कि शायद ये कहीं यह बच्चा जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनका तो नहीं है। रेमिंगटन ब्रिस्टो जो एक और इन्वेस्टिगेटर्स थे इस केस में, उन्होंने अपने जेब से $1000 का रिवॉर्ड रखा। पर इतना सब होने के बाद भी उनके हाथ निराशा ही लगी। इस केस को सॉल्व करते 30 साल बीत गए और 1998 में अथॉरिटीज ने सोचा क्यों ना किया जाए। तब उन्होंने उसके बॉडी को निकालकर डीएनए टेस्ट के सैंपल लिए और बॉडी को वापस दफना दिया। इस केस में सभी इन्वेस्टिगेटर्स ने मानो हार मान ही ली थी। तब रेमिंगटन ब्रिस्टो ने साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया जिन्होंने उसे ये बताया कि वो बच्चा एक चिल्ड्रंस होम में रहता है और वहां जाके उसे इस केस का पहला एविडेंस और सस्पेक्ट भी मिला जो कि एक कपल था। पर इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। और कोर्ट टीवी जो अमेरिका की लीडिंग मीडिया कंपनी है, उनके मुताबिक रेमिंगटन को इस केस में ऐसे एविडेंस मिली थी जिससे वो कन्विंस हो चुका था कि इस कपल की बेटी का बच्चा ही वो लड़का है जिसकी लाश उन्हें मिली थी। और क्योंकि वो बच्चा शादी के बिना पैदा हुआ था, उन्होंने उस बच्चे को छुपाए रखा। पर जब उसे लगा कि उसे और छुपाया नहीं जा सकता तो उन्होंने उस बच्चे को मार दिया होगा। और कई वर्षों तक ये केस और इन्वेस्टिगेशन चलता रहा
और 2002 में कुछ ऐसा खुलासा हुआ जहां एक औरत जिसने अपना नाम मार्ता बताया वो आई और उसने इस बक्से के अंदर जो लड़का था उसके बारे में बताया, जहां उसने ये कहा कि इस लड़के का नाम जोनाथन था और वो उनके साथ रहने आया था जब वो सिर्फ 11 साल की थी और उसके माँ बाप उसे घर लेकर आए थे, जिसका रीजन ये नहीं था कि उनके पास कोई बच्चा नहीं था या उन्हें कोई बच्चा चाहिए था, बल्कि उन्होंने इस बच्चे को खरीद कर लाया था और इस लड़के को वो घर के बेसमेंट में रखती थी और उससे घर के सारे काम जैसे टॉयलेट साफ करना, बाथरूम साफ करना, घर के अन्य सारे काम करवाती थी और सोने के लिए इसे एक कोयले का बक्सा दिया। और सबसे घिनौनी बात तो ये थी कि उसकी माँ इस लड़के के साथ हर दिन शारीरिक शोषण करती थी और एक दिन जब इस लड़के ने घर के बाथटब में उल्टी की तब उसे तब तक मारा जब तक वो बच्चा मर नहीं गया। हालांकि मार्ता ने ये कहा कि उसे ये बात 1989 में पता चल गई थी, उसने डर के मारे ये बात किसी को नहीं बताई। मार्ता के इस बात का आज तक कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और 2022 में फिलाडेल्फिया पुलिस ने बच्चे के आइडेंटिटी जोसेफ अगस्टस जेरेली बताया और उसकी उम्र 4 साल की थी जब वो मरा था। और हालांकि इस बच्चे के पेरेंट्स मर चुके हैं बट इसके भाई और बहन आज भी जिंदा है और उनकी आइडेंटिटी को रिवील किए बिना उन्होंने ये कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन आज भी ओपन है और उन्होंने $20,000 का रिवॉर्ड भी रखा है जो कोई उन्हें उस किलर तक पहुंचा सकता है। बट जैसे आप जानते हैं कि इस केस को इतने साल हो गए हैं कि किलर का जिंदा मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है और इसी तरह ये केस अमेरिका के हिस्ट्री में एक और मर्डर केस है जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता।